ये है चारों ओर समुद्र से घिरा न्यूजीलैंड और ये है इसका नॉर्दर्न हिस्सा, जहां देश की 70 से 80% आबादी रहती है और इसमें से भी 50% आबादी केवल ऑकलैंड शहर में रहती है। लेकिन एक मिनट, तो क्या फिर बाकी बचा पूरा न्यूजीलैंड खाली है? आंकड़े तो यही बताते हैं कि बेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज, ऑर्गेनिक फूड और एडवांस डेवलपमेंट के बाद भी 80% न्यूजीलैंड आज खाली है। जहां एक तरफ ज्यादातर इंडियंस न्यूजीलैंड को केवल क्रिकेट और स्पोर्ट्स के लिए जानते हैं, वहीं इस देश की पॉपुलेशन यूके की आबादी की 7% भी नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है साहब कि बेइंतहा डेवलप ये देश आखिर इतना खाली क्यों है? क्या रीजंस हैं कि अमेरिका और यूके जैसी डेवलपमेंट होने के बाद भी लोग यहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं? क्या समस्या इस देश के स्ट्रिक्ट लॉज में है या फिर कोई डीप रूटेड प्रॉब्लम है जिसे न्यूजीलैंड छिपा के रखता है? देखिए 5.2 मिलियन 5.2 मिलियन आबादी आज न्यूजीलैंड के टोटल 2,68,710 स्क्वायर किलोमीटर में रहती है। क्यों? सरप्राइजिंग है ना? इतनी आबादी तो अकेले यूपी के कानपुर जैसे शहरों में ही मिल जाती है जनाब। हमारी नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस भी इससे ज्यादा लोग देखते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में ये माजरा जरा हटके है। दिलनशी पहाड़, झरनों और समुद्रों से घिरे इस देश के पास एरिया तो ज्यादा है, लेकिन रहने वाले कम हैं। और जानते हैं इसका कारण क्या है? पहला तो ये कि दुनिया के बाकी कॉन्टिनेंट से ये देश जरा कटा सा है। जहां भारत, चाइना, रशिया और यहां तक अमेरिका को भी किसी न किसी देश से बॉर्डर शेयर करना पड़ता है, वहीं ये देश जमीन पर किसी भी देश से बाउंड्री शेयर ही नहीं करता है। इसका सबसे क्लोजेस्ट नेबर भी ऑस्ट्रेलिया है, जो 4100 किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट में है। और ये देश खुद भी दुनिया के सबसे खाली कॉन्टिनेंट में से एक है, जहां रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादातर शहरों तक ही सीमित है। कुल मिलाकर ना इसका किसी देश से बाउंड्री डिस्प्यूट रहता है और ना ही जमीन को लेकर कोई तू में। यही एक वजह भी है कि इंटरनेशनल लेवल पर वॉर और कंट्रोवर्सीज जैसी खबरें इस देश से कभी सुनने को नहीं मिलती हैं। आज अगर आप यहां पर जाना चाहते हैं तो यहां पहुंचने के लिए आपको मुंबई से फ्लाइट लेनी होगी और पूरे इंडियन ओशियन को क्रॉस करके 18 से 22 घंटे के बाद ही आप न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। अर्थ के इतनी दूर दराज होने की वजह से लोग न्यूजीलैंड को अपनी प्रायोरिटी भी नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अब जब यहाँ पर कोई जाने का मन ही नहीं बनाता, तो हिस्ट्री में वो कौन से ह्यूमंस रहे होंगे जो यहाँ पर आए होंगे? भला वो यहाँ तक कैसे पहुंचे होंगे? ये जानने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो कोलैबोरेट की गई है द आर्टेरियम के साथ। जी हाँ, जो आपके लिए लेकर आया है रामायणी हनुमान की सुंदर छवि। ये केवल एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि बजरंग बली के साक्षात कलयुगी रूप में मूर्त हैं। अगर आप भी जीवन में राम नाम की भक्ति का रस खोलना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट को तुरंत अपने घर पर ले आएं। इसका परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और 10% डिस्काउंट लेने के लिए आप मिस्टिका 10 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए अब कहानी पे वापस आते हैं और इसके लिए हम अब थोड़ा फ्लैशबैक में भी चलते हैं। देखिए टाइम पीरियड था 1300 BC का। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के तट के किनारों पर आदिवासी पहनावों में कुछ लोग खड़े थे और ये न्यूजीलैंड के लैंडस्केप को अच्छे से निहार रहे थे, क्योंकि इन्होंने पहली बार इस कॉन्टिनेंट पर कदम जो रखा था। और खुशकिस्मती से ये वो पहले लोग थे जिन्होंने साहब इस जगह को खोजा था। इन्हें ही आज हम माओरी कहकर बुलाते हैं। इन्होंने 1320 से 1350 BC के बीच न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था और तब ये पैसिफिक ओशन के छोटे मोटे पॉलिनेशियन आइलैंड पर रहा करते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी पहुंच फैलाई और 1300 BC में जब मंगोल्स पूरे एशिया को अपने कंट्रोल में करने का सपना बुन रहे थे, तब दूसरी ओर इन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर न्यूजीलैंड का रुख किया। मगर इसके विपरीत माओरी के टेक्स्ट बताते हैं कि उन्होंने 1300 BC में नहीं, बल्कि उससे भी 500 साल पहले न्यूजीलैंड को ढूंढ लिया था। अब इनके टेक्स्ट के मुताबिक एक कूपे नाम का माओरी फिशरमैन था जो सबसे पहले न्यूजीलैंड पहुंचा था। ये तब मछली पकड़कर अपने और अपने साथियों का गुजारा करता था और उनकी खाने की जरूरत को पूरा करता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा भाई, उन आइलैंड के करीब मछलियां मिलना मुश्किल हो गईं, क्योंकि आसपास की सारी मछलियों को ऑक्टोपस खा जाते थे। ऐसे में थक हार कर कूपे और उसके साथियों ने फैसला किया कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे आइलैंड का रुख करेंगे। यही सोचकर जब वो नाव पर बैठकर पैसिफिक ओशन में उतरा तो उसकी खोज उसे न्यूजीलैंड की दहलीज पर ले गई। कुछ दिन के सफर के बाद ही उन्हें बड़े बड़े पहाड़ों वाला आइलैंड नजर आया। यहाँ इन्हें न केवल भरपूर मात्रा में सी फूड मिला, बल्कि भेड़, बकरियों और फ्रूट्स की भी कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि यहाँ पर कोई दूसरा इंसान था ही नहीं। ऐसे में कूपे समझ गया कि ये आइलैंड बेस्ट प्लेस है
उसके और उसके ट्राइब के लिए। इसलिए उसने अपने कुछ साथियों को वापस पॉलिनेशियन आइलैंड भेजा ताकि वो उन्हें भी यहाँ पर ला सके। और इसी के साथ धीरे धीरे माओरी लोग भी न्यूजीलैंड में बसना शुरू हुए और 17वीं शताब्दी आते आते वो दूर दूर तक न्यूजीलैंड में फैल गए। अब क्योंकि ये द्वीप दुनिया से कटा हुआ था, इसलिए काफी लंबे वक्त तक किसी का कोई आक्रमण न्यूजीलैंड को नहीं झेलना पड़ा। लेकिन जब यूरोप के देशों ने बाहर निकलकर दूसरे देशों को कॉलोनाइज करना शुरू किया और उन्हें कंट्रोल करना शुरू किया, तब उनकी नजर पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड पर पड़ी। हुआ ये कि सबसे पहले एक डच एक्सप्लोरर एबल टैस्मैन पैसिफिक ओशन के साउथ में किसी कॉन्टिनेंट की खोज में निकला और उसकी ये खोज खत्म हुई न्यूजीलैंड के तट पर पहुंचकर। मगर यहाँ जैसे ही उसने अपना कदम न्यूजीलैंड की जमीन पर रखा, तब वहाँ उसका सामना हुआ माओरी लोगों से। यहाँ दोनों ग्रुप्स के बीच खूनी लड़ाई हुई और इसका ये नतीजा निकला कि उसे मजबूरन भागना ही पड़ा। फिर 1769 में जेम्स कुक नाम का ब्रिटिश ऑफिसर ने इस द्वीप पर कदम रखा। यहाँ एक बार फिर ब्रिटिश आर्मी और माओरी लोगों के बीच तगड़ा घमासान हुआ और इसमें कई ऑफिसर्स और माओरी मारे गए। कुल मिलाकर जेम्स को भी वापस भागना पड़ा, लेकिन न्यूजीलैंड पर जाने का ब्रिटिशर्स का सपना खत्म नहीं हुआ था। 18th सेंचुरी में वो एक बार फिर से न्यूजीलैंड आए और इस बार इन्होंने गिफ्ट और तोहफे के जरिए ललचाया और ले देकर उनके साथ स्मार्टली डील करते हुए उन्होंने वहां अपनी कॉलोनी को बसा दिया। न्यूजीलैंड के पोर्ट्स के जरिए उन्होंने यहाँ पर व्यापार किया, उनके रिसोर्सेज को यूज किया और इसका नतीजा ये निकला कि 100 साल बाद भी ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे पूरे न्यूजीलैंड पर भाई अपना कब्जा जो है जमा लिया। खैर फिर आया साल 1840, जब दोनों ग्रुप्स के दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई और इस ट्रीटी का नाम था द ट्रीटी ऑफ वाइटंगी, जिसमें कहा गया था कि न्यूजीलैंड और माओरी ऑफिशियली यूरोप और ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा है। ये वो दौर था जब माओरी लोगों की पॉपुलेशन केवल 2 लाख तक सीमित थी, लेकिन अगले कुछ सालों में यह पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय तेजी से कम होती चली गई और इसका कारण था यूरोपियंस, जो यूरोप से अकेले नहीं आए बल्कि उन बीमारियों को भी साथ लेकर आए जो तेजी से माओरी लोगों में फैली। अब तक क्योंकि ये लोग एक प्राकृतिक लाइफस्टाइल जी रहे थे और सब कुछ नेचुरली खा रहे थे, लेकिन जैसे ही यूरोपियंस न्यूजीलैंड में आए, उनके साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आए जिन्होंने माओरी लोगों को अटैक किया। अब क्योंकि इन लोगों के पास बीमारी से बचने की इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो पाई थी, इसलिए वो एक एक करके मरने लगे। फिर 19वीं शताब्दी आते आते न्यूजीलैंड के माओरी लोगों को एहसास होने लगा कि ट्रीटी ऑफ वाइटंगी के जरिए उन्होंने क्या गंवाया है, इसलिए लैंड ओनरशिप को लेकर दोनों गुटों के बीच खतरनाक वॉर शुरू हो गई। आने वाले अगले 40 साल तक ये देश एक ऐसा गढ़ बन गया जहां वायलेंस ही देखने को मिला। न केवल कई ब्रिटिशर्स मारे गए बल्कि कई माओरी ने भी अपनी जान गंवा दी। इनकी गिरती पॉपुलेशन को बचाना नामुमकिन सा लगने लगा, लेकिन 1881 में जब दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाई खत्म हुई, तब इस पॉपुलेशन में एक स्टेबिलिटी आई। अब क्योंकि कई माओरी चीफ मारे जा चुके थे और माओरी भी शांत हो गए थे, तब ब्रिटिशर्स ने भी इन्हें किनारे नहीं किया। वो समझ गए थे कि उन्हें न्यूजीलैंड में रहना है तो माओरियों से बनाकर रखनी ही पड़ेगी, या यूं कहें कि उन्हें अपने कार्यों में इंक्लूड करना पड़ेगा। इसलिए अब ब्रिटिशर्स ने माओरी को अपने सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड करना शुरू कर दिया। उन्होंने जब कई प्रोजेक्ट्स में माओरी को की स्टेक होल्डर्स बनाया, तब डेवलपमेंट का काम तेजी से होने लगा। इसी के चलते फाइनली दोनों गुटों के बीच पीस एंड प्रोग्रेस शुरू हो पाया। पर कमाल की बात तो यहाँ पर थी साहब कि ये सारा प्रोग्रेस ज्यादातर न्यूजीलैंड के केवल नॉर्थ हिस्से में ही हुआ, जबकि बाकी इलाकों को यूं ही छोड़ दिया गया। जबकि बात करें भारत, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ न जंगल छोड़े और न जमीन, सब कुछ लूट लिया। लेकिन न्यूजीलैंड में वो एक ही हिस्से तक सीमित रहे और इसी एक हिस्से में ही आज लोग रहते हैं, या यूं कह लीजिए कि आज का न्यूजीलैंड भी केवल एक हिस्से तक लिमिटेड रहना चाहता है। मगर ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे मेन रीजन न्यूजीलैंड की ज्योग्राफी है। नॉर्थ रीजन में भले ही यहाँ लोग आसानी से रह लेते हैं, लेकिन ईस्ट से लेकर इसके साउदर्न हिस्से में बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस, ड्राईलैंड्स और रफ टेरेन्स देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन रेंजेस में कंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल है। रहना तो छोड़िए, यहाँ आप एग्रीकल्चर फार्मिंग भी ढंग से कर नहीं सकते, क्योंकि जमीन अनइवन है और इसी के चलते एक नॉर्मल रास्ता बनाने में भी काफी तकलीफें आती हैं। आपको यहाँ ईस्टर्न साइड में जमीन काफी इनफर्टाइल मिलेगी, जिस पर ना तो इरिगेशन हो सकता है और ना ही कोई प्लांट उग सकता है। इसके अलावा इन रीजन्स में वोल्केनोज भी हैं, जिनके फटने से लोगों को खतरा हो सकता है। इसलिए भी शुरुआत से ही न्यूजीलैंड की पूरी आबादी नॉर्थ हिस्से में रहती रही है। फिर जब माओरी की आबादी तेजी से खत्म होती चली गई, तब यहाँ पर ब्रिटिशर्स की पॉपुलेशन भी उनके साथ रहती थी। आलम तो ये था कि न्यूजीलैंड में व्हाइट पीपल ज्यादा थे और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जरूरी बदलाव
बदलाव किए गए और न्यूजीलैंड में नॉन वाइट लोगों की एंट्री भी अलाउ कर दी गई। इससे हुआ क्या कि ये इंडिया, चाइना और फिलीपींस जैसे देशों ने न्यूजीलैंड का रुख करना शुरू कर दिया और इससे न्यूजीलैंड की आबादी में बढ़ोतरी हुई। आज न्यूजीलैंड में न केवल आपको इमिग्रेंट्स देखने को मिलेंगे, बल्कि एक ऐसा देश है जहां आपको डिफरेंट रिलीजन्स का रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलेगा। आपको आज न्यूजीलैंड की आबादी में 27% वो लोग देखने को मिलेंगे जो आउटसाइडर्स हैं, जबकि माओरी की आबादी केवल 17% तक सीमित है और ये सभी लोग ऑकलैंड या उसके आसपास के इलाकों में ही रहते हैं। लैंड की कमी के चलते आने वाले फ्यूचर में न्यूजीलैंड को ओवर क्राउडिंग का सामना जरूर करना पड़े, इसलिए यहाँ की सरकार लोगों को ऑकलैंड के पास वाइकाटो में शिफ्ट कर रही है ताकि बढ़ती पॉपुलेशन के साथ रिसोर्सेज लेस ना हो। आज भी भले ही न्यूजीलैंड का एक बड़ा पोर्शन खाली है, लेकिन ये नोटिस करने वाली बात है कि इस देश की ज्यादातर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एनिमल मीट एक्सपोर्ट करने पर चलती है। लश ग्रीन ग्रासलैंड्स होने की वजह से यहाँ भेड़ बकरियों की कमी नहीं है। जहाँ लोग यहाँ केवल 52 लाख हैं, वहीं भेड़ बकरियों का आंकड़ा 3 करोड़ तक पहुँच जाता है। ये भी एक वजह है कि इस देश का ज्यादातर रेवेन्यू शीप, वूल और मटन मीट एक्सपोर्ट से आता है। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड का 95% मीट केवल बाहर देशों में बेचने के ही काम आता है, जिससे 2019 में न्यूजीलैंड में $46 बिलियन भी कमाए थे। इसके अलावा जो कुछ भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ उगता है वो मोस्टली ऑर्गेनिक होता है। अब इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि इस देश में लोग भले ही कम हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा खासा है। और हो भी क्यों ना, कम लोगों को गवर्न करना किसी भी देश या प्रशासन के लिए कंपैरेटिवली इजी होता है। आगे फ्यूचर में यहाँ अगर पॉपुलेशन बढ़ती भी है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसी टेक्नोलॉजी भी ढूंढ ली जाएगी जिससे न्यूजीलैंड के साउदर्न हिस्से में भी आराम से लोगों को बचाया जा सके। बाकी रही बात ज्यादा ठंड या गर्मी की, तो इसका सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है, क्योंकि दुनिया के सबसे ठंडे एनवायरनमेंट में भी लोग आराम से रहते हैं। फिलहाल आप ये बताएं कि क्या आप न्यूजीलैंड घूमना चाहेंगे? अगर हाँ, तो वो कौन सी चीज होगी जहां आप जाना चाहेंगे, और नहीं तो फिर क्यों? इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।